रियल एस्टेट के इन्वेस्टिंग में हमें किस तरीके से फॉर्च्यून बनाना है। मतलब आज समझिए आप 10 लाख रुपए डालते हैं तो वो आपके 10 करोड़ रुपए कब बनेंगे। अगर ये सोच रहे हैं कि भाई मैं शॉर्ट टर्म के लिए कुछ कम पीरियड के लिए पैसे डालूंगा और उसी से जीऊँगा, तो ये चीज़ उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होंगी। आपको कंपाउंडिंग, रियल एस्टेट में कंपाउंडिंग काम करती है। कंपाउंडिंग क्या होती है? देखिए, आप 3 साल में अगर कोई प्रॉपर्टी डबल हो रही है आपकी, तो 3 साल में जो प्रॉपर्टी डबल होती है वो 10 साल में 10 गुना होती है। सेम रेट ऑफ कंपाउंडिंग, अगर सेम रेट ऑफ रिटर्न ले रहे हैं आप, तो 10 साल में 10 गुना होती है और 20 साल में 100 गुना होती है। तो आज आप 10 लाख रुपए डालते हैं तो 20 साल में वो 10 करोड़ हो जाएंगे, 100 टाइम्स हो जाएगी। और 30 इयर्स में ये प्रॉपर्टी जो है 100 टाइम का 10 टाइम्स कितना हो गया? 1000 टाइम्स हो जाएगी। तो 10 करोड़ जाके अब 100 करोड़ हो जाएंगे। तो अगर समझे, लोग कई जने ऐसा करते हैं कि भाई शादी में लड़की को एक फ्लैट दे देते हैं कि चलिए एक 40-50 लाख या 60 लाख का एक फ़्लैट दे देंगे लड़की को। तो उससे होगा क्या कि वो फ्लैट 50-60 लाख का आपको 30 इयर्स के बाद में 50 लाख के 1 करोड़ होंगे, थोड़ा किराया आएगा टाइम टू टाइम, दैट्स इट, उतना ही हिस्सा खत्म। अगर आप वही एक 50 लाख की प्रॉपर्टी देते हैं तो 10 करोड़ के आपके 100 करोड़ हुए 30 इयर्स में। तो जब बच्चे रिटायर होंगे तो ये जो 50 लाख दिए हैं, 50 लाख के 50 करोड़ हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप देखना ज़रूरी है। और 30 इयर्स में तो 500 करोड़ हो जाएंगे। अब इतना बड़ा फिगर समझ में आ रहा है कि भाई 500 करोड़ बोल रहे हैं उन्होंने, ये रियलिटी है नहीं है। तो इसके लिए आपके 50 लाख को 500 करोड़ बनाने के लिए आपको क्या करना है? एक तो आपको कंपाउंडिंग, जो वैल्यू बढ़ते जा रही है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, ज़रा थोड़ा रेट बढ़ते ही बेच देते हैं आप। तो बेचने के बाद में आपका कंपाउंडिंग रुक गई। जितने भी दिन आप फिर से नहीं खरीदे, आपका जो वैल्यू इंक्रीज है वो रुक गया। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं ये इंट्रोडक्शन से कि भाई इसको हमें करोड़पति कैसे बनना है। जी देखिए, अब बेसिकली ये मैं बचपने में अपने वालिद से पूछा था कि कुछ लोग जो हम लोग मिलते हैं या कुछ लोग जिनसे हम कांटेक्ट में हैं, वो लोग वेल्दी या अमीर या पैसे वाले क्यों कहलाए जाते, क्यों उन लोगों को रिच समझा जाता है। तो हमारे वालिद ने क्या कहा कि आप जो रहते हैं, जो घर है, उसके अलावा उसके पास आपके पास कोई एसेट होना चाहिए। मतलब रहने के घर के अलावा एसेट होना ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता, कल के दिन कोई इमरजेंसी आ गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गई या कुछ ज़रूरत आ गई, शादी का खर्चा आ गया, तो अब अपना घर तो नहीं बेचेंगे। तो आपके घर के रहने के अलावा आपको एसेट बनाना, ये आपका टारगेट रखना ज़रूरी है। तो ये रखने के लिए आपको टाइम टू टाइम ईयरली आपको इन्वेस्ट करना होगा प्रॉपर्टी में। तो आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे? अगर आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं, कोई इनकम आ रही है, तो उसको आपको सीरियसली सेव करना पड़ेगा। आप सारे पैसे खर्चा कर देंगे तो आपके पास इन्वेस्टिंग के लिए पैसा ही नहीं रहेगा। तो आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो आपको आपकी सेविंग करनी ज़रूरी है। अब मेरे हिसाब से अमीर आदमी कौन है और गरीब आदमी कौन है? भाई किसी की तनख्वाह 50,000 है और वो खर्चा जो है 40,000 कर रहा है, उसके पास 10,000 की सेविंग हो रही है। वही उसके बनिस्बत दूसरा है जिसकी तनख्वाह 70,000 है और ख़र्चा 80,000 है और 10,000 उन्हें लोन में जा रहा है, माइनस में जा रहा है। तो गरीब कौन हुआ? अब आप खुद सोचिए कि 50,000 कमा के अगर 40,000 उन्हें खर्च कर रहा, 10,000 सेव कर रहा और उन्हें प्रॉपरली इन्वेस्ट कर रहा, तो उन्हें बहुत आगे बढ़ेगा। जिस उसके बनिस्बत जो माइनस में जा रहा है, अपनी जो है लाइफस्टाइल बढ़ा लिया और खर्चे बढ़ा रहा है। तो आपको शुरू से प्लान करना पड़ेगा। भाई अब ये सोचते लोग कि भाई 10,000 में क्या होगा, 10,000 में मैं क्या प्रॉपर्टी ख़रीद ले सकता हूँ या कुछ कर सकता हूँ। तो आगे मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप स्मॉल अमाउंट से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं रियल एस्टेट में। इन्वेस्टिंग में आपको अर्ली इन्वेस्टर का इम्पोर्टेंस क्या है? अगर आप देखिए टाइम टू टाइम आप इन्वेस्ट करते हैं। अब मेरा ही एग्जांपल ले लिए, मैं शुरू में बचपने से 10 इयर्स 12 इयर्स का था, जब से ही
अखबार जो आता, न्यूज़पेपर डेक्कन क्रॉनिकल आता था, डेक्कन क्रॉनिकल में काफ़ी ज़्यादा क्लासिफाइड्स आते, तो वो एवरी संडे का डेक्कन क्रॉनिकल लेके उसके अंदर जो है कॉल्स कर लेके पूछ के वो पेपर पे बाजू प्राइसेस साइड में लिख के मालूम करता था। तो वो ज़माने में जो प्राइसेस थे आपको अनइमेजिनेबल है, इतना अनइमेजिनेबल है। ये रोड के ऊपर आप अगर जा रहे हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पीछे जो ज़मीनें हैं आज जो है 1 लाख रुपए गज़ है, 80,000 रुपये गज़ है, आपको वही 5,000 गज़ 53,000 में मिल रहा था। 1 एकड़ 53,000 रुपीज़ में मिल रहा था। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 30 इयर्स पुरानी बात होगी। तो 30 इयर्स में आपको 5,000 टाइम्स बढ़ गया, 10,000 टाइम्स बढ़ गया। तो अगर एक, ठीक है जब भी 53,000 अच्छा अमाउंट था, मगर इतना भी ज़्यादा नहीं था कि कोई एक अपना एक अगर कुछ सोने का आइटम भी बेच के आप ज़मीन खरीद सकते थे, उतना तो था जब भी कि भाई सोने की चीज़ें भी जो है 50-60 हज़ार, 1 लाख 1.5 लाख की सोने का हार मिलता था आपको। तो उस तरीक़े से आप आज भी भाई अब तो बस छूट गई, हमारे बड़े नहीं करे इन्वेस्ट, सब यही सोचते, मगर आज भी आप सिटी के बाहर जाके अगर लेते हैं तो आपको अभी भी सस्ता मिल जाएगा। अब देखिए सिटी के बाहर मैं क्यों बोल रहा हूँ, सिटी के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ आप ख़रीद रहे हैं वो सिर्फ एडिशन होता, मतलब 1 करोड़ आप डाले तो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ ही होता 5 साल में। आप सिटी के बाहर जब जाते हैं तो 10 इयर्स में 10 टाइम्स होता, गारंटीड 10 इयर्स में 10 टाइम्स होता, क्योंकि आपको 3 इयर्स में डबल होना है। जब 3 इयर्स में डबल हो रहा तो 10 इयर्स में वो ऑटोमेटिकली 10 टाइम्स हो गया। तो जब ये गांव के बच्चे एजुकेट होते हैं, इन लोगों को अब उन्हें ब्रेन सर्जन बन गया समझिए, तो वो गांव में ब्रेन सर्जरी करेगा, वो क्या जानवरों की ब्रेन सर्जरी करेगा, क्या करेगा वो? उसको आना है सिटी को। सिटी को जब आता होने तो उसके पास उसकी एक सॉलिड सैलरी होती है, उसकी वाइफ भी कमा रही होती है, तो दोनों को भी आप रहने के लिए अच्छी जगह चाहिए, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल का रियल एस्टेट चाहिए, और ये सारे चीज़ें उनको अच्छे लेवल के, अच्छे मयार के चाहिए। और उन लोगों को सिटी के हैबिट से, उनको जो है मेहदीपट्टनम से उनको कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो सिटी के बाहर रहेंगे, आराम से अच्छी जगह, बड़ा खुली जगह लेके रहेंगे वो लोग। तो सिटी के बाहर के जो आउटस्कर्ट एरियाज़ है ये ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होंगे। अगर आप दूसरे कंट्रीज़ देखते हैं, जैसे कि आप जापान देखिए या चाइना देखिए, जापान में 100 में से 98 लोग सिटी में रहते, सिर्फ 2 लोग गांव में रहते। तो जापान हमारे से 30-40 साल पहले डेवलप हो गया। तो आज जापान जो 40 साल पहले जो फेज से जा रहा था, आज हम वो फेज से जा रहे हैं। तो सिटीज़ में एकदम तेज़ी से बढ़ा। और जापान में क्या है, आपको जो भी ट्रेन के स्टेशन आते हैं, जो भी मेट्रो ट्रेन के स्टेशन आते हैं, उसके करीब के प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती वहाँ पे। आज हमारे को उसकी चीज़ की वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमारे को मालूम नहीं है। जैसा रोड्स जैम होते जाएंगे ना, जब मेट्रो की वैल्यू और बढ़ते जाएगी। दूसरा जो है, आप चाइना का एग्जांपल लीजिए। चाइना में जितने सिटीज़ तेज़ी से एक्सपैंड हुए, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब कोविड जो सिटी से आया, वो सिटी जो है आपको हैदराबाद से 10 टाइम्स है वो। हालांकि हम वो सिटी को पहली बार सुने नाम, वरना तो हम सुनते नहीं थे। हम तो सिर्फ बीजिंग सुनते थे, शेंजन सुनते थे। तो 10 टाइम्स बड़ा है वो हैदराबाद से, उतने ज़्यादा लोग हैं उसके अंदर। तो सिटी से माइग्रेट हो रहे हैं। और चाइना में कैसा है, आपको इतनी ज़्यादा परचेजिंग होती है फ्लैटों की, उनके पास ज़मीन खरीदने का सिस्टम नहीं रहता, गवर्नमेंट लीज देती और आप फ्लैट बना के लेना रहता। तो इतनी ज़्यादा होती है कि एक सिटी वाला जाके दूसरे सिटी में नहीं खरीद सकता, और गांव वाला आके नहीं खरीद सकता। गांव वाला जो है आके रह के उन्हें अपना अर्बन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता, करा के फिर उसके बाद में वो वहाँ वो पर्टिकुलर सिटी में फ्लैट खरीद सकता। तो इतनी तेज़ी से रेट बढ़ने से वो लोग रोकने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं कि भाई ये होना है। तो अब चाइना जो है हमारे से 25-30 साल पहले ये स्टेज से डेवलप हो गया, अब हम वो स्टेज पे आए। और हमारे पास एडवांटेज चाइना से भी ज़्यादा क्या है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर का एडवांटेज है। हमारे पास सॉफ्टवेयर के एम्प्लॉयज़ है जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती, चाइना के लेबर की सैलरी जो है बहुत कम होती। तो मैं लंदन गया था, आपको वहाँ पे जो सबसे महंगी सुपरमार्केट है, वहाँ पे एक हमारे एक गोरा जो है डायरेक्टर था दोस्त, जो उनके ऑडिट वगैरह उनकी कंपनी करने गए थे हम लोग। तो
उसकी गर्लफ्रेंड को चाहिए था लुई विटॉन की पर्स जो 3-3.5 लाख 4 लाख की होती है। तो हमने को हैरट से ही लेना था। तो हैरट जाके हम लोग लुई विटॉन के काउंटर पे जाने के लिए 15-20 मिनट की लाइन थी। एक 20-25 जने लाइन में थे, हम पीछे थे। तो उतनी लाइन थी और पूरी लाइन चाइनीज़ लोगों से भरी हुई थी। तो सोचिए उतना पैसा उनके ने आया कहाँ से। मैं उसको बोला इतने रिच कैसा हो गया? उन्होंने बोला ज़रा जस्ट सुन लेंगे, तुम ठहरो ज़रा आहिस्ता बोलो, क्योंकि हमारे को मालूम है चाइनीज़ बोले तो यहाँ पे जो है बिल्कुल ज़रा मिस्कीन पब्लिक ही रहती है यहाँ पे बोल के। फिर मैं आके गूगल करा कि भाई चाइना वाले इतना रिच कैसा हुए। तो ये फाइंड आउट हुआ कि बच्चों के एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। एक जना 10-10 प्रॉपर्टियाँ खरीद के रखा, और जब बूम आ गया आते ही अनरीजनेबली रिच हो गए। तो उस तरीके से हर चाइनीज़ रिच हुआ वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि उसको फैक्ट्री का वर्कर है तो उन्हें गरीब है, उन्हें भी जो है प्रॉपर्टियाँ खरीद के अच्छा खासा पैसे कमा लिया। तो बच्चों के एजुकेशन में तो कैसा है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में सबसे ज़्यादा जो एडमिशन होता है चाइनीज़ बच्चों का होता। सेकेंड हाईएस्ट किसका होता? जी नहीं, इंडियंस का नहीं होता, चाइनीज़ ही कनाडा के थ्रू आते। तो उन लोग कनाडा की पीआर खरीद लेते, वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदते, गोल्डन वीज़ा लेके उन लोग वहाँ से वापस इधर यूएसए के यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने आते। तो उतना ज़्यादा वो लोग एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करते अपने बच्चों के। तो रियल एस्टेट एंड एजुकेशन, ये दो चीज़ें काफ़ी वेल्थ क्रिएट करने में काफ़ी फ़ायदा करें दूसरे कंट्रीज़ को। तो अगला गिरा पिछला होशियार, हमारे को वो चीज़ अब होने वाली है हमारे पास, हम रेडी होना है। और उसमें जो है हैदराबाद स्पेशली, आप देखिए सेंट्रली लोकेटेड है हैदराबाद। तो माइग्रेशन जब होता ना तो बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं लोग माइग्रेट होने से पहले। एक तो क्या है कि भाई मेरे घर से करीब रहना, तो सेंट्रल लोकेशन है। दूसरा क्या है कि मैं गया तो मेरे टाइप का खाना मिलना, मेरे टाइप के लोग मिलना, मेरी ज़बान से बात होना। अब आप चेन्नई चले गए तो वहाँ पे जो है आपको मुश्किल होती बात करने, तमिल रहते लोग। बैंगलोर डेवलप इसीलिए हुआ कि थोड़ा कॉस्मोपॉलिटन कल्चर आ गया बैंगलोर में, और वेदर अच्छा था। और हम यहाँ जब जय तेलंगाना कर रहे थे, जब वो लोग आगे काफ़ी तेज़ी से बढ़े। मगर अब जब यहाँ पे क्लियर हो गया माहौल पूरा और स्टेबिलिटी आ गई है, तो यहाँ पे तेज़ी से बढ़ रहे। हम जो है अभी ऑफिस एब्जॉर्प्शन में सबसे फास्टेस्ट है हैदराबाद। जो ऑफिस एब्जॉर्प्शन होता ना, ऑफिस एब्जॉर्प्शन का कैसा रहता, अगर एक टावर ऑफिस का बना तो आपको 10 टावर्स रेसिडेंशियल की ज़रूरत पड़ती। 10 टावर्स ऑफ रेसिडेंशियल होना बहुत ज़रूरी है आपको। तो अब लास्ट ईयर में 1 करोड़ 10 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस रेंट आउट हुआ है। अभी वो ऑफिसेस पूरे क्या रहता, बेयर शेल रहता। अब ये पूरे इंटीरियर्स वगैरह सब कराना रहता। तो वो करके आपको अप्रैल मई में वो पूरे फिलअप होंगे, तो उसके वैकेंसीज फिलअप होंगे। वो भी ऑल ओवर इंडिया वैकेंसीज फिलअप होते सॉफ्टवेयर के। ऐसा नहीं है मेरे को हैदराबाद का ही बंदा चाहिए बोल के नहीं रहता। तो ये जब 1 करोड़ 10 लाख स्क्वायर फीट आते हैं, एक बंदे को अगर 10 स्क्वायर फीट भी आप अलॉट करते हैं, नॉर्मली 8 स्क्वायर फीट का रहता, कैलकुलेशन के लिए हम जो है 10 स्क्वायर फीट भी लेते हैं एक बंदे को, तो हमारे पास 11 लाख आदमी आएंगे, 11 लाख फैमिलीज आएंगे। और उसमें से अगर 11 लाख में से आधे भी फ्लैट खरीदते हैं तो 5 लाख फ्लैट होना आपको, जो कि हमारे कैपेसिटी नहीं रहती। तो उस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता और उस तरीके से तेज़ी से आपको माइग्रेशन फिल करता। भाई पॉपुलेशन बढ़ रहा, पॉपुलेशन बच्चे बड़े होके 20 साल में बड़े होके वो लोग कॉलेज लेवल पे जाएंगे, वो वेट करने की ज़रूरत नहीं है। माइग्रेशन से हम बहुत तेज़ी से पैसे कमा सकते हैं। तो ये फार्मूला घटना ज़रूरी है। आप जो है लोग क्या कर रहे हैं, शहर में फ्लैट ख़रीद लिए, वो थोड़ा सा किराया आ रहा, आप 1 करोड़ रुपए डालते, किराया कितना आता, 20,000 रुपये किराया था। 10 साल में 20 लाख रुपए होता है या 25 लाख रुपए होता, तो आपको 1 करोड़ 25 लाख रुपये प्लस रेट थोड़ा एक बढ़ेगा, तो टोटल 1 के 2 करोड़ हो जाएंगे आपके टोटल मिला के। यहाँ पे 10 टाइम्स हो रहा है, 1 करोड़ में आपको 10 करोड़ हो जाते। सिर्फ ये है कि आपको किराया फोरगो करना है, आपको फिक्स डिपॉजिट समझना है, समझिए सेविंग्स अकाउंट के बजाय फिक्स डिपॉजिट समझना है। और हाइब्रिड वर्क की वजह से भी क्या हो रहा है ना, दो दिन आप ऑफिस पे आओ, बाकी के दिन नको, या फिर जो है 2 दिन काम करो, तो उसमें लोग थोड़ा सिटी के बाहर जाके अच्छी जगह लेके, अच्छे कॉलोनीज़ लेके उसमें रहना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ जो है सिटी को एक्सपैंड करने में और फ़ायदा पहुंचाती।
ये यूएसए में हुआ था, सब अर्बनाइजेशन। सडनली क्या हुआ, कार्स आ गए और रोड्स अच्छे हुए, तो हर एक कने कार आई, रोड आई, तो सब लोग क्या करें, सब अर्बन जाना शुरू करें। तो 1970s में बहुत तेज़ी से सब अर्बनाइजेशन पूरे यूएस में आया, और सडनली सबर्ब्स के जितने भी प्रॉपर्टीज़ के रेट्स थे सिटी के रेट्स के मुकाबले में आना शुरू हो गए। अब देखिए फिक्स डिपॉजिट आपको कितने पैसे दे रहा। फिक्स डिपॉजिट में आपको 10 ईयर्स में 10 टाइम्स होता, टैक्स भी माइनस करना पड़ता आपको, क्योंकि एवरी ईयर फिक्स डिपॉजिट का टैक्स भी होता। तो फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो 10 ईयर्स में सिर्फ 1 टाइम डबल होगा। वही आप सिटी आउटस्कर्ट्स में 10 ईयर्स में 10 टाइम्स हो रहा था। आप फिक्स डिपॉजिट करके आप अपने पैसों को ख़त्म कर दे रहे हैं, उसकी बरकत ख़त्म कर दे रहे पैसों की, और वो डेड हो जा रहे पैसे। उसके बनिस्बत आप इन्वेस्ट करिए, डालिए प्रॉपर्टीज़ में, खुद ब खुद बढ़ेगा। अब देखिए ट्रेडिंग वर्सेस लॉन्ग टर्म। अब कई लोग हमारे पास है जो फास्ट ट्रेडिंग करते, कि भाई रेट खरीद लिए, रेट बढ़ गया, बेच दिए। इसमें रिस्क क्या है, इसके अंदर बहुत बड़ा रिस्क है। आप जो है रियल एस्टेट में क्या होता है, लिटिगेशन रहता। तो रियल एस्टेट में आप एक प्लॉट खरीदे, लिटिगेशन फ्री मिल गया, आराम से आप रख रहे हैं उसको, इमीडिएटली थोड़ा भाई 10 लाख के 12 लाख आ गए, मैं बेच देता हूँ। अगला प्लॉट लिए, उसमें 12 लाख के 15 लाख आ गए, फिर बेच दे रहे हैं। तो 3 प्लॉट लिए, लिटिगेशन फ्री निकले। चौथा प्लॉट लिए, वो भी लिटिगेशन बच गया। 5वां प्लॉट लिए, उसमें लिटिगेशन आ गया। तो पूरे जो आप 10 लाख के 20 लाख बनाए थे, वो पूरे के पूरे फंस गए आपके, तो आप ज़ीरो हो गए। तो उतना बड़ा रिस्क रहता। और ये प्लॉट्स में लिटिगेशन का रिस्क तो हर जगह है भाई। उसको कैसा वो करना है, मैं अगले स्लाइड्स में आपको बोलता हूँ कि उसको कैसा मिटिगेट करना है, उसको कैसा कम करना है, या उसका इफेक्ट अपने लाइफ में कैसा कम करना है। तो ये फास्ट ट्रेडिंग का ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, अगर समझिए रेट्स बढ़ रहे, आप आज खरीदे, आपको 10 लाख में खरीदे, 12 लाख का रेट आ जा रहा आपको, और आप बेच भी दे रहे, मगर एग्रीमेंट होता, उन्हें टाइम लेता, 3 महीने टाइम ले के आपको पैसे दे रहा, फिर आप ढूंढ के कहीं और एग्रीमेंट कर रहे हैं और कर रहे हैं, और फिर वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ 3 महीने चले गए। तो जो 6 महीने में आप दूसरा प्लॉट खरीदे, वो 6 महीने के बाद आप जो बेचे सो प्लॉट जाके मेरे को 12 लाख में खरीद के बताओ। जो बेचे ना प्लॉट, उसी को वापस 12 लाख में आप खरीद के बताओ 6 महीने के बाद, इम्पॉसिबल हो जा रहा। तो उसमें क्या है, आप लूज कर रहे हैं जो गेन है। आप एक एग्जांपल लीजिए कि आप बेचे सो प्लॉट ही वापस खरीद रहे हैं, समझिए। तो एक आपका दोस्त है जो खाली खरीद के छोड़ दिया 10 साल तक, और आप क्या करें, बेचे सो प्लॉट, अरे 12 हो गया बोल के बेच दिए। फिर 6 महीने के बाद वही प्लॉट 14 लाख हो गया, घर से 2 लाख ला के फिर से खरीद लिया आप। फिर वो 14 लाख का 18 होते ही फिर बेच दिया आप, अरे भाई अच्छा हो गया बोल के। फिर वो वही प्लॉट आप 20 लाख में वापस खरीद रहे, फिर से घर से 2 लाख ला के। तो आपका जो दोस्त है उन्हें वैसे ही रखा, उसके 20 लाख हो गए, आपके ज़मीन भी 20 लाख की है आपका ने, मगर घर से दोबारा आप 4 लाख लेके आओ, उन्हें नहीं लेके आया, तो उतना लॉस हो जाता आपका। ये जो गेन में जो लॉस हो रहा है ना, ये अच्छा खासा लॉस होता। तो इसको लेके आप लॉन्ग टर्म रखना, सेफ जगह लेना, उसको लॉन्ग टर्म रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक चीज़ कवर करना चाह रहा था मैं कि भाई लोगों को रहता प्लॉटेड ज़मीन लेना या एग्रीकल्चरल लैंड लेना। तो प्लॉट्स अगर ले रहे हैं आप, तो आप जो है सिटी के करीब लेना ज़्यादा बेटर रहता। छोटे प्लॉट्स ले रहे हैं तो आप दूर दूर जाके जंगल में 200 गज़ ले रहे हैं, वो एक फ़ायदा नहीं रहता। अगर आप सिटी के दूर जा रहे हैं तो आपको एकरेज में ही लिए तो फ़ायदा है। अब क्या फ़ायदा है, देखिए एकरेज में आपको बेनिफिट ये है कि एक तो ज़मीन ज़्यादा आ रही, अनडेवलप्ड ज़मीन आ रही। तो अनडेवलप्ड ज़मीन में आप लॉन्ग टर्म के लिए रखे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा रेट बढ़ेगा। अब प्लॉटिंग में क्या होता है, आप प्लॉटिंग में ऑलरेडी खर्चा कर दिया उसके ऊपर डेवलपमेंट का, तो वो डेवलपमेंट का खर्चा जो है ऑलमोस्ट आपको डबल रेट में मिल रहा। तो डेवलपमेंट तो 10 साल 15 साल में आप वो रोडां पूरे उखड़ जाएंगे, वो पूरी जो है आपकी ड्रेनेज भी पूरी फुल मट्टी भर जाएगी, आपके जो वायर हैं वो चोरी हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के वायर चोरी हो जाएंगे। तो आपको एक डेवलप प्लॉटिंग में लेके कोई फ़ायदा नहीं हो रहा आपको। उसके बनिस्बत अगर उसके बाजू ही आप समझे यहाँ 10,000 में डेवलप प्लॉटिंग मिल रही, अच्छा चमका के उन्होंने जो है अच्छा बना के दे रहे, मगर उसके बाजू में एक पुरानी प्लॉटिंग है जो 2,500 रुपये में मिल रहा, जो उजड़ी हुई है, आपको जो जंगल उठा हुआ है, आपको जंगल कटाने में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। और वो उजड़ी हुई प्लॉटिंग में आप 2,500 वाला ले लो, कल के दिन जब डेवलपमेंट आता दोनों ऑलमोस्ट बराबर में रहते। जब घरा बनना शुरू होते या जब टावर्स आना शुरू होते, दोनों ऑलमोस्ट बराबर के रेट में रहते। और अगर आपका ने बजट ज़्यादा है तो आप एकरेजेस में जाना अच्छा है, या फिर जो है
ज़्यादा एक ग्रुप बना के एक एरियाज में जाना ज़्यादा अच्छा है। अब प्लॉटिंग में बेनिफिट क्या है कि कोई लोग ऐसे रहते हैं, भाई मेरे को डर हो रहा, मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ, मेरे को जो है बिल्कुल इन्वेस्ट ही नहीं करना है, तो उनको भाई ठीक है एटलीस्ट आप प्लॉटिंग में ले लो, मगर वो भी जो है आप एक पुरानी प्लॉटिंग में लो जिसमें रीसेल में आपको कम में मिल रहा, उसके बनिस्बत जो है आप जाके फुल डबल ट्रिपल रेट दे के एक अच्छी खासे डेवलप्ड उसमें ले रहे हैं, जो कि फिर बाद में जाके उजड़ने वाला है 10 साल के बाद। और सिटी के करीब अगर आपके बजट है तो सिटी के करीब प्लॉट लेना, बहुत दूर जाके प्लॉट नहीं लेना है। अब जब हम लोग जो है यूके वगैरह के इन्वेस्टमेंट्स की एनालिसिस करते तो वहाँ पे जोनिंग का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हुआ था। जब कंट्रीज़ डेवलप हो रहे ना तो जोन्स इंपॉर्टेंट होना शुरू होते कंट्रीज़ में। क्या है जोन? देखिए अभी हाइड्रा हम देखे, कोई भी जोन नहीं देखे और हाइड्रा के लपेटे में आ गए। आप मोइनाबाद के ये पूरा जो है ग्रीन जोन एरिया है, यहाँ पे आपको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते, कोई 20 मंजिला बिल्डिंग नहीं बना सकते। उसके थोड़ा आगे वाली ज़मीन है वहाँ पे जो है आपको कॉम्प्लेक्स बना सकते, 20 फ्लोर बना सकते या 50 फ्लोर बना सकते आप। तो किसका वैल्यू ज़्यादा रहेंगी? अब हम लोग लंदन वगैरह के जो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू करते तो जो ग्रीन जोन के एरियाज है उसकी वैल्यू ज़ीरो रहती, हालांकि 1 एकड़ ज़मीन होंगी उसकी वैल्यू ज़ीरो रहती। उसके जस्ट बाजू वाली ज़मीन है जो प्रॉपर जोनिंग है, उसके अंदर उसके परमिशंस मिल सकते, उसकी वैल्यू जो है मिलियंस में रहती, इन्हें ज़ीरो और दूसरी मिलियंस में। तो अब जैसा कंट्री डेवलप हो रहा ना, जैसा AI आ रहा, जैसा जो है ज़्यादा रेगुलेशन स्पीड अप होना शुरू हो रहे, तो ऐसा हर गवर्नमेंट करेंगी, आपको जोन्स में आके और सीरियस करते जाएंगे। आप ख़राब जोन में बनाएंगे तो तोड़ेंगे, उसको डराते रहेंगे तो डर के आपका रेट नहीं बढ़ेगा। वो डर की वजह से आपके उल्टा जो है रेट बड़े सो रेट भी गिर जाएंगे। तो ऐसी जगह मत लिए जहाँ पे आपको गवर्नमेंट से लिटिगेशन हो रहा, भाई बना ही नहीं सकते, परमिशन ही नहीं है, वैसी चीज़ लेके फ़ायदा नहीं है। भाई आप एक ऐसी गाड़ी ले रहे हैं जो चल ही नहीं सकती, वैसी गाड़ी लेके कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसके बजाय थोड़ा सा बढ़ के दिए मगर अच्छे जोन में लिए। और आज के दिन अच्छे जोन और ख़राब जोन के एकरेज में रेट में 15-20 लाख 25 लाख का ही फ़र्क रहता। इन्हें अगर 2.5 करोड़ में ले रहे हैं आप तो अच्छे जोन वाली 3 करोड़ में मिलेगी ज़मीन एकड़। तो अच्छे जोन में लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जोन्स भी अलग अलग किस्म के होते हैं। आप HMDA की साइट पे जाइए, आप पूरा जोन्स का पूरा वो मैप पूरा डाउनलोड कर सकते हैं आप, पूरा HMDA एरिया का हर मंडल का है। फिर हाडा का अलग है, मोइनाबाद के वो आप शमशाबाद वगैरह कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हाडा का अलग है। तो उसमें कलरिंग स्कीम है, आपको R3 है, R1 है, R2 है। R1 में आप 25 फ्लोर 30 फ्लोर जा सकते, R3 में आप सिर्फ 5 फ्लोर जा सकते। फिर मिक्स्ड यूज़ अलग रहता। तो फिर कंजर्वेशन ग्रीन जोन्स है, तो ग्रीन जोन में हाँ नहीं लेना है। और सर्वे नंबर्स भी उसके अंदर लिखे हुए, कौन से सर्वे नंबर्स कौन से जोन में है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कौन सी जोन में लेना है। अभी भी अगर आप करने ख़राब जोन में है तो अब निकाल के आप अच्छे जोन में लेने की कोशिश करिए। जब भी आप चर्न कर रहे हैं, जब भी शिफ्ट कर रहे हैं, अच्छे जोन में शिफ्ट करिए। आप 10-20 ईयर्स की अपन बैकग्राउंड सोच रहे हैं कि भाई उतना रखना है, तो कंट्री डेवलप हो जाएगा जब तक, और जब तक जोन्स का इंपॉर्टेंस और ज़्यादा होते जाएगा। आप ये CM थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, दूसरे CM आएंगे और ज़्यादा कोशिश करेंगे। देखिए कई लोग रहते हैं कि किराए पे ज़मीन प्रॉपर्टी लेना है, किराया अच्छा आना, तो आप ये डिसीजन लेना ज़रूरी है, रेसिडेंशियल में इन्वेस्ट करना या कमर्शियल में करना। आप कमर्शियल में क्या होता, 1 करोड़ पे आपको एक 50,000 रुपये 60,000 रुपये तक किराया आता मंथली। रेसिडेंशियल में 1 करोड़ पे आपको सिर्फ 20-22 हज़ार रुपये किराया आता। तो एकदम 3 गुना आ रहा आपको कमर्शियल लेते हैं तो वो बेनिफिट है। रिस्क क्या है, आप जो है अगर रेसिडेंशियल लेते हैं तो आपको हमेशा रेंट पे जाएगी आसानी से, वो होगा। मगर कमर्शियल लेते हैं तो जब मार्केट ख़राब हो जाता है, जब सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा या कोई दूसरे इंडस्ट्रीज़ को प्रॉब्लम आ रहा, जब आपकी प्रॉपर्टी खाली भी रहेगी और आपको बल्दिया का टैक्स भी देना पड़ेगा, और बल्दिया का टैक्स काफ़ी ज़्यादा रहता है उसमें कमर्शियल में। तो बल्दिया का टैक्स आपको माइनस रेंट की तरह चलेगा। तो ऐसी जगहें देखना जो नॉर्मली खाली नहीं रहेंगे आपको और लॉन्ग टर्म लीज है, वैसे जगहों पे आप लीज का कमर्शियल ले सकते हैं। तो उसमें आपको रेट ऑफ रिटर्न अच्छा आ जाएगा। अप्रिसिएशन उतना ज़्यादा नहीं होता मगर रेट ऑफ रिटर्न अच्छा आ जाएगा। अब देखिए रिस्क पे आते हैं हम लोग। भाई प्रॉपर्टी लेना रिस्की है, मैं कैसा लूँ, मैं तो यहाँ पे रहता हूँ नहीं, मैं बाहर रहता हूँ, मैं जो है सऊदी में रहता हूँ, मैं देख नहीं सकता हूँ। तो उसके लिए
आप 3-4 चीज़ें कर सकते हैं जो मैंने नॉर्मली की है कि एक तो आप आपके नेटिव प्लेस पे ले सकते, जहाँ पे आपको कंट्रोल रहता, आपको लोग पहचानते, आप लोगों को पहचानते, तो लोगों को मालूम रहता भाई अरे इनकी ज़मीन है इनके पास, या फिर आपके कोई रिश्तेदार है जिनकी नेटिव प्लेस कहीं है, विकाराबाद है या जो है महबूब नगर है, तो आप जाके वहाँ पे ले सकते हैं। तो उन रिश्तेदार को यूज़ करके, उनकी पहचानतें यूज़ करके आप उनके साथ फिर के प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो आपकी प्रॉपर्टी सेफ रहेंगी, रिस्क में कम रिस्क रहेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम भी आया तो सॉल्व हो सकता, नेगोशिएट हो सकता, क्योंकि एक दूसरे को वो लोग पूरे पहचानते गांव वाले, तो उसमें बेनिफिट हो सकती है। तो आपको कंफर्ट भी रहेगा इन्वेस्ट करने में। उसके बनिस्बत आप सडनली जाके एक नई जगह खरीद रहे हैं। तो दूसरा और एक क्या है, मैं लोगों को यह बोलता हूँ कि भाई पूरे पैसे मेरे डूब गए तो कैसा। तो आप 1 करोड़ अगर डाल रहे तो आप 5 जगह 20-20 लाख डालिए, एक ही जगह 1 करोड़ मत डालिए। आपकी टोटल ज़िंदगी की सेविंग 1 करोड़ रुपए है, समझिए। पूरी लाइफ का दारोमदार आपका वही 1 करोड़ पे है, और उस पर लिटिगेशन आ गया तो आपको प्रॉब्लम हो जाता। तो उसके वास्ते क्या करना है, आपको 5 अलग अलग जगहों पे छोटे प्लॉट्स ले लीजिए। तो आपको अगर 5 में से 1 में भी प्रॉब्लम आया, एक प्लॉट भी लिटिगेशन में आया, तो बाकी के 4 प्लॉट आपको इतना बेनिफिट देंगे कि आपको वो फिक्स डिपॉजिट का रेट, पूरे रेट, कोई भी रेट रहने दिए, फ्लैट्स बढ़ने का रेट रहने दिए, सारे के सारे रेट्स आपको उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। मेरे फेवरेट टॉपिक पे आते हैं कि घर कैसे ख़रीदना, बग़ैर इंटरेस्ट के, बग़ैर EMI के घर कैसे ख़रीदना है। तो मैंने क्या किया, पर्सनली मैं 10 साल पहले डिसाइड किया कि भाई मेरे को घर ख़रीदना है 10 साल के बाद, 10 इयर्स के बाद मेरे को घर ख़रीदना है। तो 10 इयर्स पहले मैं 2004 में ही कोशिश करना शुरू करा कि हर साल एक प्लॉट ख़रीदूँगा मैं, कुछ भी करके एवरी ईयर एक प्लॉट खरीदूंगा। 2 लाख रुपए का लूँगा, वो ज़माने में 2 लाख में भी प्लॉट आता था। 2 लाख का लूँगा, 70,000 का लूँगा, 1 लाख का लूँगा, जो भी मेरी सेविंग है ईच ईयर की। मैं हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया, कोई LIC नहीं लिया, कोई भी दूसरे चीज़ें नहीं लिया, पूरे के पूरे पैसे जितना भी इन्वेस्टमेंट है, कोई शेयर्स नहीं ख़रीदा, कुछ नहीं, जो भी है पूरा ज़मीन में डालना, पूरा जमा करना। और एक महीना आप 31 मार्च, मेरे लिए, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो हमारे को 31 मार्च आता, तो 31 मार्च से पहले मेरे को एक इन्वेस्ट करना है भाई, एक टारगेट बना लिया। तो एक लैंड में एवरी ईयर ख़रीदना बोल के रख दिया। तो 10 इयर्स में क्या हुआ, इतने ज़्यादा, वो फर्स्ट ईयर का जो मैं समझिए 4 लाख डाला हुआ हूँ, तो 10 इयर्स में वो 10 टाइम्स होता ऑटोमेटिकली। तो फर्स्ट ईयर के 5 लाख के 50 लाख हो गए, सेकेंड ईयर के 11वें साल में 50 लाख हो गए, फिर से थर्ड ईयर के 13वें साल में फिर से 50 लाख हो गए। तो आपको 3-4 फ्लैटों में 3-4 प्लॉटां बेचे, 10 में से सिर्फ 3-4 प्लॉटां, 5 प्लॉटां बेचने के एवज में अच्छा खासा घर आ गया, बेहतरीन घर आ गया जुबली हिल्स पे, इंडिपेंडेंट हाउस, बिल्कुल सिर्फ 5-5, 6-6 लाख, 10-10 लाख डालने के एवज में, और 10 साल वेट करने में। उसके बनिस्बत आप जो है कोई जाके डायरेक्टली EMI पे घर खरीद रहा, तो 1 करोड़ पे 1 लाख रुपए का EMI लगता महीने को। आप 2 करोड़ का घर खरीद लिए जुबली हिल्स पे जाके, 2 करोड़ में मिलता भी नहीं, मगर समझिए 2 करोड़ में खरीद लिया आप कहीं भी, तो 2 लाख रुपए महीना आपका EMI जा रहा। कितने साल तक जा रहा, 25 साल तक जा रहा। 25 साल में आपकी एज कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। आज अगर आप 30 इयर्स है तो 55 इयर्स हो जाएंगे आप। तो उसके बजाय आप क्या करिए, 10 साल वेट करिए, और वेट करके ये सिस्टमेटिक इन्वेस्ट करिए। पहले SIP जो शेयर्स में करते हैं ना, रियल एस्टेट में भी SIP करिए आप। तो सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करिए, वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट आपको बहुत फ़ायदा करेगा अपना घर खरीदने में या अपना रिटायरमेंट प्लान बनाने में, जो भी है। आप दूसरे चीज़ों में LIC आपको 20 साल के बाद सिर्फ डबल पैसे देता, कोई फ़ायदा नहीं है LIC के अंदर इन्वेस्ट करने का, सबसे ख़राब इन्वेस्टमेंट है वो। LIC है तो तोड़ाइए, उसका भी रियल एस्टेट कर लीजिए। कोई सिटी में कोई घर है, कोई फ्लैट है, कोई जो है जो यूज़ नहीं करते, या फिर कोई मलगी है जो नॉर्मल थोड़ा सा किराया देती, वो मलगी बेचिए, आप सिटी के बाहर डाल दीजिए। आप जब आपकी खुद की इनकम चल रही तो आपको रेंट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ऑलरेडी कमा रहे, तो रेंट आके आपके खाली बैंक में पड़ा हुआ है, तो आपको रेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ये जो रेंटल प्रॉपर्टी को फास्ट
मूविंग, स्पेशली वेस्टर्न हैदराबाद, जो कोकापेट के आगे के एरियाज़ है, शंकरपल्ली के आगे के एरियाज़ है, ये एरियाज़ में आप इन्वेस्ट करिए। और एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के थोड़ा आगे, क्योंकि सिटीज़ नेचुरली एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते, जितने सिटीज़ रहते नेचुरली एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते। आप कोई भी सिटी देखिए, हम पहले देखिए ये था अपना बेगमपेट एयरपोर्ट, बेगमपेट एयरपोर्ट के पास कुछ भी बना हुआ नहीं था। सडनली जो है दोनों तरफ से सिकंदराबाद भी इधर बढ़ा और हैदराबाद भी उधर जाके पूरा बढ़ के आज पूरा सिटी के सेंटर बन गया हो। तो उस तरीके से फ्यूचर ईयर्स में आपको एयरपोर्ट के साइड काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अभी जो ऑलरेडी अच्छे ब्रांड्स जैसा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ आ गया वहाँ पे, आप वहाँ पे प्रेस्टीज आ गए, तो बेहिसाब अच्छे ब्रांड्स आ गए वहाँ पे, एक अच्छे किस्म का डेवलपमेंट हो रहा है। हालांकि जहाँ पे प्रेस्टीज वगैरह आया वहाँ पे जो है 2400 रुपये गज था पहले ज़मीन। जब जैसा आपको ये फ्लाईओवर बना, लोगों को समझ में आ रहा कि भाई ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना, हम 11 मिनट में ये फ्लाईओवर कंप्लीट क्रॉस कर सकते हैं आप। तो 11 मिनट में आप सरोजनी देवी से वहाँ पे पहुँच जा रहे, तो यहाँ का जो सरोजनी देवी का रेट है वहाँ पे भी वही रेट हो जाता। तो आज भी वो एरियाज़ में अगर थोड़ा अंदर चले गए आप, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर अंदर चले गए, तो आपको 15-20 हज़ार 22 हज़ार से आपको वहाँ पे प्लॉट मिल जाएगा। और आप 200 गज भी ले लिए तो 200 गज का विला बन जाता बाद में आपको फ्यूचर में। और फ्यूचर की भी ज़रूरत नहीं है, अभी बना के रह सकते आप एक्चुअली। तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, जहाँ पे पहुँच के आप इजीली 10-20 मिनट्स में आप सिटी को पहुँच सक रहे। आप सरोजनी देवी हॉस्पिटल के पास तक 11 मिनट में पहुँच गए, उधर से खाली मासाब टैंक क्रॉस करने आधा घंटा लग रहा आपको। तो आप मासाब टैंक पर रह के फ़ायदा क्या है? आप घर से निकले तो आधा घंटा तो आप वहीं फंस रहे हैं। उसके बजाय आप वहाँ उधर दूर रहिए, बड़ी जगह लीजिए, फ्लैट के जगह आप इंडिपेंडेंट हाउस लीजिए, स्विमिंग पूल रखिए, आप जो चाहे वो कर सकते। और हवा, आबो हवा भी अच्छी हो जाती, फिर सिटी अप्रिसिएशन भी आपको फ़ायदा होता, रहते रहते आप अप्रिशिएट भी करा सकते। तो जो भी आपके सिटी के है, कोने कूचे में कोई एक मलगी है, कुछ भी है जो हार्डली नॉमिनल हो रही, वो बेचिए और सिटी के बाहर इन्वेस्ट करिए। अभी क्या है, मार्केट डाउन है, तो मार्केट डाउन जब रहता ना, आपको अच्छे बार्गेन्स मिलते। आप जाके नॉर्मल रेट में नहीं लेना, ऐसा कंज्यूमर के जैसा जाके नहीं लेना है। आपको एक 50-100 प्रॉपर्टीज़ देखना, जहाँ पे मिल रहा आधे रेट में मिल रही वैसी चीज़ लीजिए। इवन फ्लैट जो बेचते ना बिल्डर्स, अभी जो है स्कीम्स लाना शुरू करते बिल्डर्स, अब बोलना तड़पना शुरू करते। तो उसमें क्या करते हो लोग, अब प्रेस्टीज वाला जब ख़राब मार्केट था, उन्हें ऐसी स्कीम लाया था कि 10% पे कर दो आप। 80 लाख का फ्लैट है, आप 8 लाख रुपए पे कर दो, 3-4 साल में हमारा पूरा टावर बनेगा, जब तक आपको देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से आप और एक 8 लाख दे दो, बाकी का हम बैंक से आपको अरेंज करा देंगे फाइनेंस। तो उस तरीके से वो लोग स्कीम लेके आए। तो उसमें क्या हुआ, जब 80 लाख का फ्लैट हैंडओवर के टाइम पे आया, वो 2 करोड़ 20 लाख रुपए हो गया हो। तो 8 लाख रुपए डाले और आपको 2 करोड़ 20 लाख रुपए का फ्लैट मिल रहा 80 लाख में। तो उस तरीके के डील्स ख़राब मार्केट में आते, और मार्केट हमेशा ख़राब नहीं रहता, ज़िंदगी पर ख़राब नहीं रहने वाला है मार्केट जो है 5 साल डाउन रहा तो फिर 6वें साल में उन्हें पूरे 5 साल की ग्रोथ दे देता आप, ये 7वें साल में आपको पूरी ग्रोथ देता। तो 5 to 7 ईयर्स का रहता। आप 10 ईयर्स का पीरियड पकड़ लिए तो आपको आराम से कभी लॉस नहीं होता आप। और एक चीज़ क्या, मेरे पास 3 लाख ही है भाई, मैं कैसा इन्वेस्ट करूँ? तो आप, अब मेरे पास से कोई ज़मीन खरीदे सो लोग हैं जो 50 जने मिलके, एम्प्लॉइज़ BHEL के एम्प्लॉइज़ अपना एक ग्रुप बना लिए, 50 जने मिलके 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदे, हर कोई 3 लाख रुपए डाला, 1.5 करोड़ में मिल गई। आज उसकी वैल्यू 15 करोड़ है। 2015 में खरीदे वो लोग, आज 25 है, 15 करोड़ हो गई, 10 गुना। नॉर्मल है 10 गुना होती, क्योंकि 3 साल में अगर डबल हो रहा तो 10 गुना होता ही होता प्रॉपर्टी। तो उस तरीके से आप ग्रुप बनाइए और एक जनों को उसका वीटो पावर बनाइए, और उसको बना के आप 3-3 लाख 5-5 लाख डाल के इन्वेस्ट करिए, बड़े प्रॉपर्टीज़ लीजिए। इसमें होता भी और एक एडवांटेज क्या है, 50 जनों में कोई कलेक्टर ऑफिस में पछानत रहती, कोई जो है कमिश्नर ऑफिस में पछानत रहती, तो उससे आपको कुछ लिटिगेशन भी आ रहा तो फ़ायदा हो जाता। देखिए भाई, इंशाल्लाह अब 10 साल के बाद मिलेंगे हम करोड़पति बन के, अगर 30 ईयर्स तक जिंदा रहे तो 100 करोड़पति बन के मिलेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।